मैं अपने घर कोलकाता लौट आई थी। 2 ही 3 महीने में मेरी शादी की बात चली और पक्की भी हो गई। मुझे थोड़ी घबराहट भी थी कि वो अजनबी मेरी शादी में कहीं कोई अड़चन न डाले। ये जरूर था कि मैं उन बुजुर्ग बाबा जी के बताए हुए मंत्र और पाठ बराबर करती रहती थी और गले के लॉकेट गलती से भी उतार कर नहीं रखती थी। कभी कभी मैं सोचती कि आखिर बुआ भी तो कितने अर्ज से वहाँ रह रही है, उनको भी जरूर उस अजनबी खुशबू का एहसास हुआ होगा। बुआ तो अपने समय में बहुत ही खूबसूरत रही होगी, पर डर के मारे कभी पूछा ही नहीं। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मैं अपने कमरे घर मेहमानों से भरा हुआ था। सभी मामा चाचा और मेरी बुआ का परिवार भी आ गया था। बुआ के बेटे ध्रुव ने आकर सबसे पहले यही पूछा था कि कहीं वो तुम्हें अभी भी परेशान तो नहीं करता है? मैंने कहा नहीं, मैं जब से वहाँ से आई हूँ वो मुझे कभी नहीं दिखा और ना ही उस खुशबू को मैंने आसपास महसूस किया। बाकी किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ध्रुव ने ही बताया कि मेरे आने के बाद से उस कमरे में बुआ के सिवाय कोई नहीं गया। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी। मेरी सभी सहेलियां, चाचा, मामा और बुआ की बेटियां मेरे कमरे में ही थी। उन्होंने जब मुझे तैयार किया तब पता नहीं कब वो लॉकेट उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और मुझे हड़बड़ी में इसका एहसास भी नहीं हुआ। जैसे ही बारात आई सब लोग बाहर चले गए। मैं अपने कमरे में अकेली ही रह गई। मैं बैठी अपने चेहरे को ड्रेसिंग टेबल के आईने में निहार रही थी और खुद पर ही रीझ रही थी। तभी फटाक से खिड़की खुली और मेरा पूरा कमरा उसी मदमाती खुशबू से भर गया। मैं अचानक चौंक गई। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानता हूँ कि अब तुम शादी कर रही हो। मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है, वो मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। लेकिन यह जो लॉकेट तुमने गले में पहना है वो मैं लेकर जा रहा हूँ। यही हमारी दूरी का मुख्य कारण है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये सही है कि मेरा और तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी दुनिया ही अलग है। तुम मुझसे भले ही नफरत करो, लेकिन मैंने तुमसे प्यार ही किया था। लेकिन मेरी मोहब्बत एक तरफा थी। तुम अपने नए जीवन में हमेशा खुश रहो। अब मैं तुम्हारे चाहने पर भी कभी नहीं आऊंगा। हाँ, अगर किसी मुसीबत में हो तो मुझे याद कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए मैं स्वयं उसको दूर कर दूं। उस आवाज में कुछ तो ऐसा था कि मेरी आंखें उसकी बातें सुनकर भर आई। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि अभी मुझे जयमाला के लिए स्टेज पर जाना है। मैंने चुपचाप रुमाल निकाल के आंसू पोंछ लिया और अपना चेहरा ठीक कर लिया। अचानक मेरी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी तो देखा वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सोने का लॉकेट पड़ा था। मैंने चुपचाप उसको अपने गले में डाल लिया। तभी मेरी सारी बहनें और सहेलियां हवा के झोंके की तरह खिलखिलाती हुई मेरे कमरे में आ गई। सबकी नजर उस लॉकेट पर आकर ठहर गई। मैंने कहा, ये मुझे मेरे होने वाले पति रोहित ने पहली मुलाकात में दिया था। इतना बड़ा झूठ बोलने की वजह से मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छल छलाई थी, जिन्हें मैंने आहिस्ता से अपने रुमाल से पोंछी। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं और जैसे ही मुझे वो अजनबी खुशबू महसूस होती है, मैं आश्वस्त हो जाती हूँ कि उसने उस मुसीबत को निश्चित रूप से टाल दिया है। एक बार हमें बुआ के बेटे ध्रुव के एंगेजमेंट में भुवाली जाना था और मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार हो गया। हमें दूसरे दिन ही निकलना था, पर बुखार की वजह से हम अपना जाने का प्रोग्राम कैंसिल करने वाले थे कि तभी मुझे लगा कि दरवाजे से वही अजनबी खुशबू अंदर आई। मेरे होठों पर अचानक मुस्कान तैर गई। मैंने मन ही मन उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अब पक्का था कि मेरे बेटे का बुखार उतर जाएगा। मैंने रोहित से कहा, अरे हम चलते हैं, कल मौसम ठंडा था ना,
इसी वजह से बुखार आ गया है। मैं अपनी पैकिंग पूरी कर लेती हूँ। दूसरे दिन हम अपनी गाड़ी से भुलाबा के लिए निकल गए। बरेली से थोड़ा पहले ही अचानक पता नहीं क्या हुआ कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी की पहिए एकदम से पक्की सड़क से हटकर बगल वाली कच्ची सड़क पर रगड़ खाते हुए घिसटने लगे। मेरे बेटे को गोद में चिपकाए मेरी तो डर से आंखें ही बंद हो गई। तभी अचानक ऐसा लगा कि किसी अनजान शक्ति ने गाड़ी को उठाकर सड़क पर रख दिया हो। अजनबी खुशबू का झोंका मेरे नथुनों से टकराते ही मैंने आंखें खोल दी। उस दिन मैं पूरी तरह से समझ गई थी कि भूत प्रेत और जिन भी हमेशा बुरे नहीं होते। उसने भी तो हमेशा मेरा भला ही चाहा था। शायद इसीलिए मैंने आज तक उसके दिए हुए उपहार को गले में ही पहने हुए हूँ। उसने हमेशा मेरी किसी यमदूत की तरह रक्षा ही की है, तो मैं क्यों उसकी दी हुई चीज से परहेज करूं? एक शहर में रोहित और रेशमा नया बंगला खरीदकर कुछ ही दिनों पहले शिफ्ट हुए थे। रोहित बाहर गया था और रेशमा घर में ही काम कर रही थी। अचानक नौकरानी ने जोर से आवाज दी, मैडम, मैडम, ये देखिए क्या हो गया है। शांता भाई, क्या हुआ? मैडम जी, मैं दूधी को काट रही थी, इसमें से खून निकल आया। देखिए, इस चाकू में भी खून लगा हुआ है। अरे बाप रे, ये खून कहाँ से आया? क्या तुम्हारी उंगली कट गई है? अरे नहीं नहीं मालकिन, मेरे हाथ में खरोच भी नहीं आई है। ठीक है, तुम दूधी मत काटो, आज आलू मटर की सब्जी बना दो, ठीक है? नौकरानी आलू काटने लगी। कुछ देर के बाद उसने देखा कि बेलन 2 टुकड़े होकर प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। पास में ही वो चाकू भी पड़ा था। नौकरानी फिर से चिल्लाई, मालकिन, ये भी देखो, बेलन भी टूट गया है। अरे तूने ही इसे तोड़ा होगा। मैं क्यों तोड़ूंगी मालकिन? अरे आप ही खुद देखिए, अरे जैसे किसी ने इसे बीच से काट दिया हो। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। बाद में नया बेलन खरीद कर लाऊंगी, तू जा यहाँ से। कुछ घंटों के बाद नौकरानी अपने घर चली गई। रेशमा घर में अकेली थी। वो हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। वही चाकू हवा में उसके सर पर लहरा रहा था। रेशमा को इस बात का जरा भी भनक नहीं थी। कुछ ही पलों में चाकू रेशमा के गले के पास आ गया। रेशमा उठकर आगे बेडरूम में चली गई। बेडरूम का दरवाजा बंद हो चुका था। रेशमा बेडरूम के अंदर थी और बाहर दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई पड़ी। रेशमा ने दरवाजा खोला और देखा कि काली बिल्ली सामने भागकर चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और सो गई। शाम हुई। नौकरानी किचन में चाय बना रही थी। अचानक किचन में लटका हुआ चाकू उसकी बाहों में चुभ गया। ओए माँ! अरे क्या हुआ? नौकरानी, ओ मालकिन, ये चाकू मेरे बाहें में चुभ गया। ये देखो, निशान भी पड़ गया है। सारी घटनाएं तुम्हारे साथ ही हो रही है। कहीं तुम जानबूझकर तो कुछ नहीं कर रही हो? अरे मालकिन, नहीं नहीं, ऐसा मैं क्यों करूंगी? ये तो मेरी आदत ही नहीं है। ये देखो, निशान भी पड़ गया है। कुछ देर के बाद रोहित घर में आ गए। रेशमा ने उन्हें इन सब घटनाओं के बारे में बताया। शांताबाई एक नौकरानी है। उसके दिमाग में डर बैठ गया है। उसी डर के कारण वो ऐसा सब कहती है और करती है। रात को खाना खाने के बाद रोहित हॉल में बैठकर मैगजीन पढ़ रहे थे। अचानक उन्हें अपने गले के पास कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने हाथ लगाया तो वो एक चाकू था। उनके गले से खून बहने लगा था। अरे बाप रे, ये चाकू हवा में यहां कैसे आ गया? भूत भूत! रोहित बेडरूम की तरफ भागे। तब तक रेशमा आ चुकी थी। दोनों ने देखा वो चाकू नीचे गिरी हुई थी। अरे, आपके गले से खून निकल रहा है। ये कैसे हुआ? अरे, ये चाकू यहाँ कैसे आ गया?
नहीं नहीं, उस चाकू को हाथ मत लगाना, वो भूतिया चाकू है। रेशमा ने चाकू को उठा लिया था। अरे ये भाजी कटने वाला चाकू है, तुम भी ना बिना वजह से डर रही हो। अरे नहीं, इस चाकू ने ही मेरे गले पर वार किया है, इसे बाहर फेंक दो। रेशमा चाकू लेकर घर के बाहर निकल गई। उसने एक गड्ढा बनाया और उसमें चाकू को डालकर ऊपर से ढेर सारी मिट्टी डाल दी। अब इसको दफन कर दिया गया है, तुम चिंता मत करो। हाँ ठीक है, चलो घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। दोनों को रात में ठीक से नींद नहीं आई। रोहित जब सवेरे उठा तब उसने देखा कि जहां चाकू को मिट्टी के अंदर छिपाया गया था वहां एक गड्ढा हो गया था। अरे अरे, वो चाकू कहां चला गया? अरे ना जाने कैसे बाहर आकर कहां गया। वो देखो, हमारी खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ है। ऐसा लगता है वो भूतिया खूनी चाकू फिर से हमारे घर में प्रवेश कर चुका है। मैं फोन करके तांत्रिक को बुलाता हूँ। कुछ ही देर में तांत्रिक बाबा हाजिर हो गए। ये भूतिया खूनी खंजर आपके घर में कहीं छुपा हुआ है। आप दोनों मेरी इस तावीज को धारण करिए। मैं अपने मंत्र से उस खूनी खंजर को बांध रहा हूँ। उसके छोटे से छोटे प्रकोप से भी यह तावीज आपकी रक्षा करेगी। रात हो गई। रोहित और रेशमा दोनों खा पीकर सो गए। अचानक एक आहट हुई और रेशमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी तावीज को काट दिया हो। उसने तावीज की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो कटकर पलंग के नीचे जा चुकी थी। अचानक चाकू का वार रेशमा पर हुआ। वो डरकर भागी। उसके गले से खून बह रहा था। चाकू उसके पीछे पीछे हवा में लहरा रहा था। रोहित भी बदहवास सा उसके पीछे भाग रहा था। भयानक आवाजें आ रही थी। रेशमा रुक जाओ, मेरे पास चली आओ, मेरे पास तावीज है। तुम अगर अकेली भागोगी तो ये चाकू तुम्हें मार देगा। डरो मत, तांत्रिक बाबा आएंगे, सब ठीक कर देंगे। रेशमा रोहित के पीछे जाकर खड़ी हो गई। चाकू हवा में लहरा रहा था। रोहित ने रेशमा को अपने साथ ले लिया। खंजर आगे बढ़ता पीछे आता, आगे बढ़ता पीछे आता और अंत में वो रुक गया। रोहित ने तांत्रिक को फोन लगाया। कुछ ही देर में तांत्रिक बाबा आ गए। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से चाकू पर प्रहार किया। चाकू हवा में शांत रुका था। मंत्रोच्चारण जारी रही। तांत्रिक के काफी प्रयास के बाद चाकू में से धुआं निकला और वो भूतिया चाकू जलकर संपूर्ण नष्ट होकर राख में बदल गया। रोहित और रेशमा ने चैन की सांस ली। एक नए बंगले में पति पत्नी साकेत और शिल्पा कुछ दिन पहले ही रहने के लिए आए। वे अपने बंगले को सजाने के साथ साथ एक मूर्ति खरीद कर लाते हैं। शिल्पा, अब धीरे धीरे हमारे बंगले में हर जरूरत का सामान आ चुका है। नई जगह है। धीरे धीरे हम यहाँ के हालात से पूरी तरह वाकिफ हो जाएंगे। मेरे मन में एक बात आ रही है कि इस मूर्ति की जगह बदलनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम होम मिनिस्टर हो, जैसा चाहे कर सकती हो। चलो, जोरों की भूख लगी है, पहले खाना खा लेते हैं। कुछ देर के बाद दोनों खाना खाकर जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति की जगह बदल गई है। अरे ये मूर्ति यहाँ कैसे पहुँच गई और इसका मुंह भी दीवार की तरफ हो गया है। अचानक उनके घर की फर्श हिलने लगती है। एक फूलदान और वो मूर्ति भी हिलने लगती है। दोनों चौंक जाते हैं। वे भागकर बाहर चले जाते हैं। उनकी नजर आसपास जाती है तो कुछ और लोग बाहर खड़े हुए नजर आते हैं। अरे अभी घर में सब कुछ हिल रहा था, हम लोग इसीलिए बाहर आ गए। हाँ हाँ, हमारे घर में भी हलचल हुई है। ये एक भूकंप का झटका था शायद। ओह, मैं तो डर ही गई थी। मैं सोच रही थी कि कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है। अरे डार्लिंग, कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो घर के अंदर चलते हैं। अरे
फिर से मूर्ति ने अपनी जगह बदल दी। दरअसल ये भूकंप के कारण हुआ है। और इसके पहले भी मूर्ति का एंगल बदल गया था, जगह भी बदल गई थी। तब हम खाना खा रहे थे। हो सकता है भूकंप आया और हमें पता भी नहीं चला। हो सकता है। अरे, इस मूर्ति की आंखें कुछ लाल दिखाई दे रही है। अरे यही तो मूर्तिकार की कला का कमाल है। वाकई गजब की मूर्ति बनाई है। रात हो गई। दोनों पति पत्नी अपनी शयन कक्ष में पहुंच गए थे। शिल्पा को कुछ काम याद आ गया और वो हॉल में चली आती है। हल्की रोशनी में उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे मूर्ति चल रही है। शिल्पा पीछे मुड़ती है और उसकी चीख निकल जाती है। बचाओ! बचाओ शाकिब! शाकिब! मूर्ति के हाथ शिल्पा की तरफ बढ़ते हैं। वो आगे भागती है। अचानक मूर्ति रुक जाती है। अरे क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? ये मूर्ति! शिल्पा आंखें बंद कर लेती है। वो बहुत डरी सहमी सी एक कोने में दुबक जाती है। साकिब देखता है कि मूर्ति की आंखों के नीचे खून आ गया है। वो शिल्पा को छूता है। शिल्पा डर जाती है। नहीं, मुझे मत मारो प्लीज। शिल्पा आंखें खोलो। मैं हूँ। कौन तुम्हें मार रहा है? ये मूर्ति मुझे मारने वो बेहोश हो जाती है। शाकिब फिर मूर्ति की तरफ देखता है। मूर्ति एक जगह पड़ी हुई है। साकिब शिल्पा को दोनों हाथों से उठाकर बेडरूम की तरफ ले जाता है। मूर्ति भी कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे आती है। कुछ देर के बाद पानी का छिड़काव करने पर शिल्पा को होश आ जाता है। उस मूर्ति को घर से बाहर फेंक दो। वो खूनी मूर्ति है। हमें मार डालेगी। उसके अंदर कोई भूत है। उसकी आंखों में मैंने खून देखा है। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको। मैं अभी उसे घर से बाहर कर देता हूँ। नहीं, मुझे अकेले छोड़कर कहीं मत जाओ प्लीज। अरे मुझे मूर्ति को बाहर कर लेने दो। अभी रात हो गई है। कल इसे उसी दुकान में वापस कर देंगे। साकिब मूर्ति को उठाता है और मूर्ति की आंखों से खून टपकने लगता है। वो जल्दी जल्दी उसे ले जाकर वहाँ लॉन में रख देता है। वो जैसे ही वहाँ से लौटता है, मूर्ति अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसकी गर्दन को जकड़ लेती है। छोड़ मुझे, जाने दे। ऐसे कैसे जाने दो? मुझे लहू चाहिए। मैं लहू का प्यासा हूँ। मेरी प्यास बुझा दो। नहीं, जाने दो मुझे। छोड़ दे मुझे, जाने दे। नहीं। साकिब किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर घर की तरफ भागता है। मूर्ति भी उसके पीछे पीछे आती है। साकिब घर के अंदर प्रवेश करके जल्दी से दरवाजा पूरी तरह से बंद कर लेता है। वो हाँफ रहा होता है। क्या हुआ? मुझे बताओ, क्या हुआ है? शिल्पा, वो मूर्ति नहीं, बहुत बड़ी आफत है। उसमें कोई शैतान या भूत या शक्ति है। साकिब पुलिस को फोन लगाना चाहता है, लेकिन लाइन डेड हो गई है। मेन डोर खटखटाने की आवाज आती है। साहब, दरवाजा खोलिए, दूध देना है। दोनों बहुत डरी सहमे हैं। सवेरे हो जाता है। दरवाजे की बेल बजती है। नहीं, वही भूतिया मूर्ति बजा रही है। दरवाजा मत खोलो,
प्लीज। अब दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती है। बाहर कोई मूर्ति दिखाई पड़ी? साकिब दरवाजा खोलकर देखता है दूध वाला खड़ा है। मूर्ति? यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है साहब। साकिब दूध लेकर घर के अंदर आ जाता है और टीवी में समाचार चालू करता है। साकिब नगर में एक व्यक्ति एक मूर्ति के साथ मृत पाया गया। उस आदमी के बारे में जानकारी मिली है कि वो एक शातिर चोर है। साकिब और शिल्पा समाचार को सुनकर अवाक रह गए।